डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सरकार पर हमलावर अखिलेश यादव, अयोध्या राम मंदिर दान पात्र विवाद और पेपर लीक के मुद्दों पर सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा, जो चढ़ावा चोरी नहीं रोक सके वो पेपर लीक कैसे रोकेंगे। यूपी में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कृषि मंत्री ने कहा, खरीफ सीजन में किसानों को मिली बड़ी राहत। रिकॉर्ड स्तर पर बीज और उर्वरक का वितरण, लाखों किसानों को मिला अनुदान पर बीज और मुफ्त मिनी किट। हरदोई में मां बेटे ने की खुदकुशी। पहले प्रॉपर्टी डीलर के 17 वर्षीय बेटे ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। बेटे की मौत से आहत मां ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर दे दी जान। मां बेटे की मौत से क्षेत्र में पसरा मातम। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच खबर आ रही है कि सुन्नी नाटो का गठन हो रहा है। दुनिया के तमाम सुन्नी मुस्लिम मुल्क अपने आपसी झगड़े भुलाकर इस्लाम के नाम पर एकजुट हो रहे हैं। इस्लाम नहीं मानने वालों को पूरी दुनिया से मिटाने के लिए एक बड़ी साजिश रची जा रही है। मुस्लिम देश दुनिया भर में जारी मुस्लिम विद्रोहियों को इस्लाम फैलाने के नाम पर पैसा या फंडिंग पानी की तरीके से बहा रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और प्रमुख देश उग्रवाद, टेरर फंडिंग और गुटबाजी को नज़रअंदाज करते हैं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। टेरर फंडिंग पर ढील मिलने से दुनिया भर में सीमा पार आतंकवाद, स्लीपर सेल, उग्रवादी विचारधारा का प्रभाव काफ़ी बढ़ सकता है। परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों की भागीदारी से सैन्य तकनीकों और हथियारों का अनियंत्रित प्रसार हो सकता है। आपको बता दें कि सुन्नी नाटो या इस्लामिक नाटो कोई धार्मिक युद्ध छेड़ने वाली औपचारिक संस्था नहीं है। सुन्नी नाटो कोई अचानक उपजी सोच भी नहीं है। इसके पीछे ऐतिहासिक, राजनीतिक और रणनीतिक कारण है। असल में यह खाड़ी और मध्य पूर्व के प्रमुख मुस्लिम देशों जैसे सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र के बीच एक सुरक्षा और रक्षा समझौतों का संभावित ढांचा है। 19वीं सदी के अंत में ऑटोमन साम्राज्य यानी उस्मानी सल्तनत के ढहने के वक्त से ही उम्मा यानी दुनिया भर के मुसलमानों को एक झंडे के नीचे लाने की वैचारिक कोशिशें शुरू हुई थी। इस सोच को 1970 के दशक में पेट्रो डॉलर यानी तेल की अकूत कमाई से नई हवा मिली। पश्चिमी विश्लेषकों ने इस धार्मिक विचारधारा पर सैन्य चश्मा चढ़ा दिया और इसे सुन्नी नाटो का नाम दे दिया। 1979 में ईरानी क्रांति के बाद मिडिल ईस्ट की राजनीति पूरी तरीके से बदल गई। शिया बहुल ईरान ने पूरे क्षेत्र में अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी हिजबुल्लाह, ह्यूती, इराकी मिलिशिया का जाल बिछाया। इसके जवाब में सऊदी अरब और खाड़ी देशों को एक ऐसे ब्लॉक की जरूरत महसूस हुई जो ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोक सके। दिसंबर 2015 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 34 और आज की तारीख में 40 से अधिक मुस्लिम देशों को मिलाकर इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म गठबंधन यानी IMCTC बनाने का ऐलान किया। इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म गठबंधन को ही सुन्नी नाटो कहा जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ को इसका पहला कमांडर बनाया गया। बस यहीं से दुनिया के नक्शे पर सुन्नी नाटो पर मुहर लगाकर इसकी शुरुआत कर दी गई है। सैद्धांतिक तौर पर सुन्नी मुल्कों का मकसद केवल अमेरिका या इजराइल को ही खत्म करना नहीं बल्कि दुनिया में धार्मिक विविधता को कुचलना है। सवाल है कि क्या वास्तव में मुस्लिम देश धर्म फैलाने के लिए विद्रोहियों को पैसा देते हैं? सवाल सीधा है तो जवाब भी सीधा लेकिन कड़वा है। जवाब है हाँ, लेकिन इन मुल्कों का मुख्य मकसद इस्लाम को फैलाना नहीं बल्कि असली मकसद सत्ता का खेल, जियोपॉलिटिकल वर्चस्व और राष्ट्रीय हित है। अगर कोई समझता है कि रियाद, दोहा या अंकारा में बैठे हुक्मरान अपनी तिजोरी सिर्फ इसलिए खोल रहे हैं ताकि दुनिया के किसी कोने में इस्लाम का परचम लहराए, तो यह राजनीति की सबसे नादान समझ होगी। वहाबी और सल्फी फंडिंग का सच आप जान लीजिए।
यह सच है कि 1980 से 1990 के दशक में सऊदी अरब और पेट्रो डॉलर से संचालित एनजीओ ने दुनिया भर में जैसे बाल्कन, दक्षिण एशिया और अफ्रीका में अरबों डॉलर बहाए। इसका मुख्य उद्देश्य धर्म परिवर्तन से ज्यादा वहाबी विचारधारा को फैलाना था, ताकि वैश्विक इस्लामिक विमर्श पर सऊदी अरब का एकाधिकार बना रहे। जब इस फंडिंग से अल कायदा और आईएसआईएस जैसे भस्मासुर पैदा हुए, जिन्होंने खुद सऊदी राजशाही पर हमले शुरू कर दिए, तो सऊदी अरब ने अपनी रणनीति बदली और इस अंधाधुंध फंडिंग पर सख्त रोक लगा दी। सीरिया में सऊदी अरब और कतर में विद्रोहियों को पैसा और हथियार इसलिए दिए ताकि वे ईरान समर्थित बशर अल असद की सरकार को गिरा सके। तुर्की ने उत्तरी सीरिया में अपने समर्थित गुटों को इसलिए पैसा दिया ताकि वह कुर्द लड़ाकों को अपनी सीमा से दूर रख सके। यानी जहां पैसा बहाया जाता है वहां का लक्ष्य मजहब नहीं, बल्कि अपने विरोधी देश को नीचा दिखाना और अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना होता है। इस्लाम के नाम पर फंडिंग का कोई एक साझा एजेंडा होता तो मुस्लिम देश आपस में एक दूसरे की जड़ें न काट रहे होते। 2017 में सऊदी अरब, मिस्र और यूएई ने कतर की पूरे नाकेबंदी कर दी। आरोप था कि कतर मुस्लिम ब्रदरहुड और ऐसे चरमपंथियों को बढ़ावा दे रहा है जो खुद सऊदी और मिस्र के राजशाही के खिलाफ है। इसी तरह तुर्की का इखवानी यानी मुस्लिम ब्रदरहुड ब्रांड का इस्लाम मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी को अपनी गद्दी के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता था। नाटो का मतलब होता है एकीकृत कमान, साझा लोकतांत्रिक रणनीतिक मूल्य, एक दूसरे की सुरक्षा की गारंटी, जिसका नाटो के आर्टिकल 5 में उल्लेख होता है। सुन्नी नाटो में इनमें से कोई एक चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी जहरीली सोच कम खतरनाक नहीं है। यह एक बड़ा और आम मुगलता है कि दुनिया में चरमपंथ, आतंकवाद या उपद्रवी तत्वों के खिलाफ केवल अमेरिका और इजरायल ही कार्रवाई करते हैं, बाकी दुनिया चुपचाप देखती है या उन्हें बढ़ावा देती है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि सच यह है कि रूस और चीन भी इन खतरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं और उनके तरीके, रणनीति और उद्देश्य अमेरिका और इजरायल से बिल्कुल अलग हैं। अमेरिका और इजरायल का मॉडल सीधे सैन्य हमले, सत्ता परिवर्तन और सर्जिकल स्ट्राइक का है, जबकि रूस और चीन अपने जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक हितों को देखते हुए कदम उठाते हैं। रूस आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में पश्चिमी देशों से भी ज़्यादा आक्रामक और बेरहम रुख अपनाता है। रूस का सीधा सिद्धांत है, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे सहयोगियों के लिए खतरा है, उसे जड़ से मिटा दो। जब 2015 में आईएसआईएस और अल कायदा से जुड़े गुट सीरिया की असद सरकार को गिराने के करीब थे, तब रूस ने अपनी एयरफोर्स और स्पेशल फोर्सेज को सीधे सीरिया में उतार दिया। रूस ने बिना मानवाधिकारों या अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह किए बिना भारी बमबारी की और आईएसआईएस का ढांचा ध्वस्त कर दिया। 1990-2000 के दशक में रूस ने अपने ही क्षेत्र चेचन्या में इस्लामिक चरमपंथियों और गांववादियों को दबाने के लिए 2 भीषण युद्ध लड़े और इनका नामो निशान मिटा दिया। मॉस्को थिएटर हमले जो 2002 में हुआ और बेसलान स्कूल बंधक कांड जो 2004 में हुआ के बाद व्लादिमीर पुतिन ने उग्रवादियों के खिलाफ बेहद सख्त रणनीति अपनाई और उनका पूरी तरह से रूस की धरती से खात्मा कर दिया। माली, बुर्किना फासो, नाइजर, मध्य अमेरिकी गणराज्य जैसे कई देशों में जब फ्रांस और अमेरिकी सेनाएं आईएसआईएस और बोको हराम को नियंत्रित करने में विफल रहीं, तो रूस के वैगनर ग्रुप, जो अब अफ्रीका कॉर्प्स कहा जाता है, ने मोर्चा संभाला। ये भाड़े के रूसी सैनिक और सुरक्षा बल स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर जिहादी गुटों का सफाया करते रहे। हालांकि अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए रूस कभी कभी तालिबान, हमास या ईरान समर्थित गुटों के साथ कूटनीतिक बातचीत करता है, ताकि मध्य पूर्व और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के प्रभाव को कम किया जा सके। चीन की बात करें तो चीन के रणनीतिक सैन्य हमलों की जगह आंतरिक नियंत्रण
आर्थिक प्रभाव और कूटनीतिक सौदेबाजी पर आधारित है। चीन की नीति है हमारी सीमा के अंदर जरा भी बर्दाश्त नहीं और सीमा के बाहर चीन अपना आर्थिक फायदा देखेगा। चीन के शिनजियांग प्रांत में ईस्ट तुर्किस्तान में इस्लामिक मूवमेंट जैसे उइगर उलगाववादी और चरमपंथी गुट सक्रिय थे, जिन्होंने चीन में कई बम और चाकू से हमले किए। चीन इस खतरे से निपटने के लिए किसी दूसरे देश पर हमला करने की बजाय अपने ही देश में री एजुकेशन कैंप यानी पुनर्शिक्षा शिविर लगाए, लाखों लोगों को डिजिटल निगरानी में रखा और इस आंदोलन को पूरी तरह से कुचल दिया। चीन ने मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर एससीओ रेड्स यानी क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना बनाई। इसका मकसद मध्य एशिया में 3 बुराइयों आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को रोकना रहा। हालांकि चीन भी प्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद को बढ़ावा तो नहीं देता, लेकिन वह अपने आर्थिक और रणनीतिक फायदों के लिए कई बार चरमपंथी तत्वों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई में रोड़े अटकाता है। यह मानना गलत है कि सिर्फ अमेरिका और इजरायल ही इलाज कर रहे हैं। अंतर बस इतना है कि अमेरिका और इजरायल अपने सैन्य एक्शन का बहुत बड़ा मीडिया प्रचार करते हैं, जबकि रूस और चीन अपनी जियोपॉलिटिकल बिसात पर शांति से और बिना अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की परवाह किए बिना लक्ष्यों को हासिल करते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर मोनिका सूद जी, कमांडर भूषण दीवान जी और मुस्लिम स्कॉलर हाजी नजीम जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर मोनिका सूद जी आपसे। डॉक्टर राहिल शरीफ की कमान से लेकर IMCTC के गठन तक, जिसे पश्चिमी मीडिया सुन्नी नाटो कहता है, क्या यह वाकई एक एकीकृत सैन्य शक्ति बनने की ताकत रखता है या फिर सऊदी कतर नाकेबंदी, सऊदी तुर्की की वर्चस्व की जंग इसे कागजी शेरी ही बनाए रखेगी? डॉक्टर मोनिका सूद जी। देखिए, सबसे पहला तो जो सुन्नी नाटो का जो पहला पर्पस है वो गल्फ कंट्रीज की कलेक्टिव सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, मिसाइल डिफेंस, हम बोले मैरीटाइम प्रोटेक्शन और काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि ये लोग एक साथ आकर इस बारे में कुछ करना चाहते हैं। ये अमेरिका और इजराइल के से अलग होकर ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे इनका वर्चस्व बढ़े। पर ऑफिशियली एक बात बता दी आपको, ऑफिशियली सुन्नी नाटो कहना टेक्निकली से करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखो सऊदी अरब ने का पहले से ही जो इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition है यानी IMCTC जिसे हम बोलते हैं, उससे वो पहले से मौजूद है। लेकिन ये नाटो जैसा कलेक्टिव डिफेंस अलायंस नहीं है। इसमें नाटो का जो आर्टिकल 5 है उसकी जैसी गारंटी भी नहीं है इसमें। और इसमें ये भी नहीं कहा जा रहा है कि अगर एक मेंबर पे अटैक हो तो सभी मेंबर्स पे अटैक माना जाएगा। तो नाम नाटो रख देने से कोई ऑर्गेनाइजेशन नाटो नहीं बन जाती, पहली बात। बाकी जो असली इसका टेस्ट है, अगर रियल टेस्ट की बात करें तो वो कॉमन कमांड है जो एक मैं बोलूँगी बाइंडिंग ट्रीटी और कलेक्टिव डिफेंस गारंटी का काम है। तो अब हमें सबसे बड़ी बात ये सोचना है कि क्या ये अलायंस जो ये करने जा रहे हैं या कर रहे हैं वो क्या ईरान को कंटेन करने के लिए होगा या सिर्फ अपने रीजनल डिफेंस के लिए? या बेहद अहम बात करिए डॉक्टर मोनिका सूद जी। मैं भी यही कह रहा हूँ और पश्चिमी देश भी यही मानते हैं कि ये सुन्नी नाटो नहीं है, असल में एक जहरीली सोच है जो दुनिया में बाकी धर्मों को उखाड़ने के लिए अभी बीज डाला गया है। अब ये पेड़ कब बनेगा ये देखने वाली बात होगी। कमांडर भूषण दीवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। FATF के दबाव में सऊदी अरब और UAE ने भले ही आधिकारिक तौर पर टेरर फंडिंग पर नकेल कसी हो, लेकिन कतर, तुर्की क्रिप्टो डार्क वेब के जरिए जो वैश्विक फंडिंग स्लीपर सेल्स और चरमपंथियों तक पहुंच रही है, उसे रोकने का ठोस तरीका क्या होगा? क्या केवल मिलिट्री एक्शन होगा या कुछ और? जी डॉक्टर साहब, पहले तो आपने बहुत अच्छा बैकग्राउंड कवर किया है, बहुत कुछ सीखने को मिला आपकी बातों से।
पर मेरी समझ में ये इस टाइप का जो नया गुट बनने की तैयारी है जोर शोर से, उसका दो कारण है। एक तो जियोपॉलिटिकल कारण तो ये है क्योंकि ईरान उभर रहा है और ईरान ने तो अमेरिका की लाइन भी छोटी कर दी है। अमेरिका जीसीसी कंट्रीज को ईरान की मार से भी बचा नहीं पाया, तो ये कंट्रीज इकट्ठे आना चाह रही हैं। कितना सक्सेस होती है आगे देखेंगे। नंबर 1 कारण। नंबर 2 कारण मेरी समझ में, हालांकि हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर साहब भी मौजूद हैं, वो बोलेंगे। अब्राहमिक रिलीजन्स 3 हैं, उसमें 2 को तो मैं कह सकता हूँ साफ साफ, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में। ये हर सिटीजन का, हर इस्लाम में, हर मुस्लिम का और क्रिश्चियन का ये काम है, कन्वर्ट करो मैक्सिमम लोगों को, सही राह पे ले आओ। तो ये कन्वर्शन वाला काम जो है ये इनके धर्म में है, ये इनकी ड्यूटी है, सबब की बात है। तो इसके चलते ये जो इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये दुनिया में डिविजन्स बढ़ रहे हैं। पर मैं नहीं समझता हूँ ये सक्सेस हो सकते हैं। क्यों? ये आपस में इनमें कई जोड़ तोड़ है, कई मनमुटाव है। इसकी भी आपने अच्छी कवर की। ये बन नहीं सकते और अमेरिका इजराइल को बनने नहीं देंगे। हालांकि सऊदी को न्यूक्लियर वेपन दे रहा है अमेरिका ईरान के साथ टक्कर लेने के लिए, 30 साल की गारंटी है, वारंटी है, पैसे मिलेंगे अमेरिका को। मुझे नहीं लगता सक्सेस होगा। अगर होता है, सक्सेस हो रहा है कमांडर भूषण दीवान जी। अगर आप देखेंगे सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो अलायंस है कि दोनों में से किसी भी देश पे हमला हो, वह एक पे हमला होने की दशा में दूसरा भी मानेगा कि हमारे देश पे हमला हुआ है। इसी के साथ जुड़ा सवाल है, क्या इस्लामिक मिलिट्री अलायंस में पाकिस्तान की मौजूदगी सिर्फ एक सैन्य ढाल है, या इस बात का सीधा खतरा है कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों की तकनीक और उग्रवादी नेटवर्क का इस्तेमाल इस गठबंधन की आड़ में अपने एजेंडे के लिए कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, करेगा। पर मैं भाई कहना चाह रहा हूँ, लिखा तो है। कल को इंडिया पाकिस्तान का अगर युद्ध होता है, मुझे आप बताएं क्या सऊदी इन्वॉल्व होगा? नहीं होगा। मैं समझता हूँ नहीं होगा। टाइम है अभी बहुत इनको जोड़ने में आपस में, और बहुत मुश्किलें हैं इनकी। पर जहां तक इस न्यूक्लियर एसोसिएशन की बात है, बिल्कुल ये भी होगा। आप नेटो कैसे बना है? नेटो कंट्रीज में आपस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपस में कंट्री लड़ रही थी। लड़ाई के बाद ही मोहब्बत होती है। ये आपस में इतने लड़े नहीं है, इतने दुश्मनी हुई नहीं, काइनेटिक वॉर। और ये इसलिए, और बाकी हर राजा हर अपना वहां पर वजीर और राजा जो है वो अपना रूल कर रहा है। और पर कैपिटा में बड़े डिफरेंसेस हैं, और पॉपुलेशन में और बड़े डिफरेंसेस हैं। तो मैं समझता हूँ डिफरेंसेज है डॉक्टर भूषण दीवान जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, हाजी नाजिम जी से जानना चाहेंगे। हाजी नाजिम खान जी हमारे साथ मौजूद है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। शिया या सुन्नी के नाम पे कोई सैन्य गठबंधन या युद्ध गुट बनाना इस्लाम में क्या जायज है, या फिर इस्लाम में उम्मा की आड़ में राजनीतिक और सैन्य महत्वाकांक्षाओं के लिए मजहब का इस्तेमाल करना कहाँ तक आप जायज मानते हैं? जी हाँ प्रसून जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी आ रही है जी। हाँ देखिए, यहाँ पर जो जिस तरीके से सुन्नी नाटो एक ऑर्गेनाइज बनाने की बात करी गई है, यहाँ 50 देश के आसपास आपस में मिलने की बात करें, तो देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को भ्रम करने की कोशिश करी जा रही है। भाई अगर आपको अमेरिका या इजराइल का मुकाबला करना है, आपको इंसानियत बचानी है, तो ईरान के साथ मिलकर खड़े हो, और ताकि पूरी दुनिया में जिस तरीके का अमेरिका और इजराइल जिस तरीके की अपनी मनमानी कर रहा है उसे रोकने में अहम भूमिका निभाए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक दहशतगर्द मुल्क के सरगना को तो वहां पर एक कमान दे दी जाती है, तो कहीं ना कहीं इससे ये कोशिश करी जा रही है कि मुस्लिम सुन्नी नाटो को लेकर के यहाँ पर एक दबदबा बना देंगे पूरी दुनिया पे, जबकि ऐसा नहीं है। मेरा मजहब इस्लाम तो ये कहता है कि आप अमन सुकून का मैसेज दीजिए, आप हर किसी के दुख और सुख में शामिल होइए। लेकिन अगर यहाँ पर अगर ये कह देना कि हम एक अब सुन्नी नाटो बना के पूरी दुनिया में एक अपने वर्चस्व फैलाने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया को एक भ्रमित करने वाली बात है, भ्रमित करने वाली बात है। और आप हमारे ख्याल से कह रहे हैं कि शिया या सुन्नी का बंटवारा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, हकीकत यही है। और ये कर कौन रहा है? जो इस्लाम जहां पैदा हुआ वो देश कर रहे हैं, सऊदी अरब कर रहा है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस्लाम में क्या यह लिखा गया है कि जिस देश में रहिए वहां अराजकता फैलाइए, या उस देश का कानून मानिए? इस्लाम क्या कहता है? हाजी हाँ देखिए, अभी आपने कहा कि शिया सुन्नी की बात करी, तो देखिए आपके चैनल में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, शिया सुन्नी भाई भाई,
हम भाई भाई है। लेकिन अगर यहाँ पर ये कह देना कि इस्लाम क्या कहता है कि अगर किसी भी देश को लेकर, तो मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है जिस मुल्क में आप रहो उस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करो, उस मुल्क का कानून और सब चीजें मानो, ये मेरा मजहब इस्लाम। बेहद अहम बात कह रहे हैं, लेकिन यही बात उन देशों को समझना होगा जो इस्लाम के नाम पे झंडा बुलंद किए हुए हैं। सुन्नी नाटो की एक कयासबाजी है, कहा जा रहा है पश्चिमी देशों में खास बात यह इस बात पर चर्चा है कि अब सुन्नी नाटो के बीज रोप दिए गए हैं और आने वाले समय में यह एक जहरीला पेड़ होगा जो दुनिया भर के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। इसी पर हमारी डिबेट जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट मोनिका सूद जी। क्या भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई का I2U2 गठबंधन या IMEC कॉरिडोर सुन्नी नाटो जैसी किसी भी धर्म आधारित ध्रुवीकरण को आर्थिक और रणनीतिक रूप से न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है? डॉक्टर मोनिका सूद जी। नहीं, बिल्कुल नहीं जी, ये ऐसा कुछ न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। पर हाँ, अगर मैं भारत के एंगल से देखूं तो देखिए, ये जो कॉरिडोर्स है इनको ये इतने इजीली इम्पैक्ट नहीं कर सकते। पर हमारे भारत के कंसर्न क्या है, वो कंसर्न इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहला टेररिज्म है, क्योंकि रेडिकलाइजेशन, टेरर फंडिंग और क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क्स बढ़ेंगे। इंडिया के हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो इफेक्ट हो जाएगी इससे। दूसरी बात है हमारी एनर्जी और सिक्योरिटी की। अगर हम वेस्ट एशिया में मतलब इंस्टेबिलिटी से, आप सोचे क्रूड ऑयल है या LNG और शिपिंग है और इनकी कॉस्ट बढ़ती है, तो फिर बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कि LNG डिस्ट्रप्शन ग्लोबल गैस मार्केट के लिए मेजर सप्लाई शॉक बन जाएगी। इंडियन डायस्पोरा जितना भी इन कंट्रीज में, जो ये कंट्रीज एक साथ संगठन करने जा रही हैं, वो गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में, क्वांटिटी में इंडियन कम्युनिटी की एम्प्लॉयमेंट भी है। इनकम और फिजिकल सेफ्टी डायरेक्टली इफेक्ट होगी भारतवासियों की वहां पर। फिर हम बात करें मैरीटाइम ट्रेड की, तो अगर हॉर्मुज, रेड सी और मैं बात करूं मतलब में डिसरप्शन होता है तो हमारी जो डिलीवरीज हैं, हमारी जो इकोनॉमी है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी। तो इंडिया के लिए वेस्ट एशिया। डॉक्टर मोनिका जी, मैंने जो आपसे सवाल पूछा था, I2U2 का मतलब हुआ कि इंडिया, इजराइल, U2 का मतलब USA और UAE, ये चार देश इतने अहम हैं। जिस आर्थिक ढांचे की बात आप कर रही हैं उसी को इम्प्रूव करने के लिए सैन्य गठबंधन नहीं है। शायद इसी कारण फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सख्त निगरानी के बावजूद सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE जैसे खाड़ी देशों ने टेरर फंडिंग और वित्तीय उग्रवाद पर भारी कानूनी प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन सरकारी संगठनों का हवाला या डार्क वेब क्रिप्टो करेंसी के जरिए चरमपंथी समूहों को धन अभी भी मिल रहा है। यह वैश्विक चुनौती है। इस पर कंट्रोल कैसे लगेगा डॉक्टर मोनिका सूद जी? जी देखिए, इसके ऊपर कंट्रोल हमें लगाना पड़ेगा अपने जितने भी हमारे इनके जो आने वाली जो हमारी फाइनेंसेस हैं, जैसे कि अब हम लोग अपने जो मजबूत करने पड़ेंगे लॉज, और जो हमारी आपस में बातचीत है देशों के साथ, उसमें देखिए अगर हमारी से सऊदी अरेबिया हो गया या फिर जितने भी हमारे और खाड़ी देश हैं, उनके साथ जो भी हमारे समझौते हैं, जो भी हमारे काम चल रहे हैं, उन दोनों के जो लॉज हैं उनको हमें पुख्ता करना पड़ेगा। पर जैसा संगठन हम बात कर रहे हैं सुन्नी नाटो जैसा, अगर ऐसा बनने जा रहा है तो इस चीजों के ऊपर प्रतिबंध लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें देखिए ये ऐसा ना हो पाए और ये आपस में काम कर पाए, इसलिए ये अमेरिका और इजराइल से अलग होके अपना ऐसा कुछ संगठन बनाना चाह रहे हैं कि जिससे किसी की इंटरफेरेंस ना हो। यही सबसे अहम सवाल है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कमांडर भूषण दीवान जी है। यदि यह विचार केवल वैचारिक जिहाद या स्लीपर सेल्स तक भी सीमित रहता है तो भारत जैसे मल्टीकल्चरल और इतने बड़े विशाल आबादी वाले देश में इसका सबसे बड़ा सुरक्षा जोखिम क्या है और भारत को किस मोर्चे पर सबसे ज्यादा सतर्क रहना होगा? भूषण दीवान जी। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल है। भारत के लिए बहुत खतरे का काम है, क्योंकि यहाँ भी सिग्निफिकेंट शिया पॉपुलेशन है। पूरा JNK में देखिए तो शिया पॉपुलेशन है, पाकिस्तान में भी काफी सिग्निफिकेंट शिया पॉपुलेशन है। बिल्कुल सही बात है। ये
इस्लामिक वर्ल्ड में वैसे तो हमारे मुस्लिम स्कॉलर साहब ने कहा कि भाईचारा और शांति का पैगाम देता है इस्लाम, पर शिया सुन्नी को और सुन्नी शिया को एक दूसरे को काफिर कहते हैं। यहाँ तक तालिबान के अंदर भी तालिबान को काफिर कहता है ISIS। तो ये डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस, और भारत के लिए बहुत खतरनाक काम है। और ये कहाँ खत्म होगा? कल को ऐसे एक वृहद हिंदू नाटो बनेगा, तो पाकिस्तान, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका इनको मिलाओ, और पाकिस्तान नहीं, इंडिया और थाईलैंड, म्यांमार और इन चीजों को इनको मिलाओ, नेपाल इनको मिलाओ। तो सवाल ये है, ये तोड़ने का काम ये मिस्टर मागा, मिस्टर ट्रम्प, जो ग्लोबलाइजेशन के पूरे बहाव को उल्टा कर दिया है और अंदर घुसते जा रहे हैं। यहाँ तक आपको ये पता होगा, एंग्लो सेक्सन कंट्रीज जो है, ब्लड इज थिकर देन वाटर, वो क्वाड की बात तो करते हैं, पर जब इस न्यूक्लियर सबमरीन देनी थी तो ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन दी, बोला फ्रांस के साथ कैंसिल करो कॉन्ट्रैक्ट, इनमें डिविजन्स हैं, इतने ऑब्वियस नहीं है जितने ये बन जाएंगे। अभी सुन्नी शिया डिवाइड हो जाएगा। भूषण दीवान जी, आपकी बात से एक बात तो साफ है कि भले से यह सारी चीजें एक रणनीतिक दायरे में रह के की जा रही हैं, लेकिन उसका असर जो दुनिया भर के देश हैं उस पे उससे ज्यादा मानवता पर पड़ेगा। यह मानवता, जिस मानव अधिकार की बात करते हैं, उसका हनन होगा, और इसके लिए जिम्मेदार वो मुल्क होंगे जो धर्म को अपनी ढाल बना रहे हैं, अपना हथियार बना रहे हैं। आप सभी इस खास चर्चा में जुड़े रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।